आज हम 12th क्लास के लिए मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व स्टार्ट करने वाले हैं। चुंबकत्व, इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। मैग्नेटिज्म, इससे पहले हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को देखे थे, तो वो एक सीरीज पूरा हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट जितना बताना था उसमें 12th क्लास के लिए उतना हमने बता दिया है। अब सवाल हम दूसरे सीरीज में स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए। आज हम पुनः चुंबकत्व को स्टार्ट करते हैं। हालांकि पूरा यूनिट एक ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मतलब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता था कि उसमें विद्युत धारा की वजह से जो चुंबक का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था या उस पर जो चुंबकीय बल लगता था, उन सब के बारे में पढ़ना था। यहाँ मैग्नेटिज्म यानी परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ना है, यानी चुंबक के गुण, प्रकृति, उसके कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेनली वहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हुआ था उसके बारे में हम पढ़े थे, और यहाँ परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह लगेगा, उस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये चुंबकत्व मतलब ये एक ऐसी शाखा है जिसमें चुंबक के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब है कि इसमें एक टर्म आएगा, चुंबक में सबसे बड़ा टर्म आता है चुंबक का एक ध्रुव होता है। हालांकि उससे पहले हम चुंबक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। ये शब्द आया कहाँ से? तो ये शब्द हिंदी शब्द जो है, एक शब्द आता चुंबन, चुंबन यानी किस, इसी शब्द से इसका नाम चुंबक रखा गया है। जस्ट अट्रैक्शन की वजह से जो चुंबन की क्रिया होती है उसी के आधार पर इसका नाम चुंबक रखा गया है। ये जो मैग्नेट अंग्रेजी वर्ड है, इसी को हिंदी में चुंबक कहते हैं, और ये मैग्नेशिया से आया है। ये इसका कहानी आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे कि एक गड़ेरिया था जो भेड़ चराने जाता था, तो उसके लाठी को जो है ट्रैक्ट कर लेता था, पहाड़ में उसको खींचने का अनुभव होता था, तो पहाड़ की तरफ खींचा चला जाता था उसका स्टिक। तो उसी से ये मैग्नेशिया नाम का एक शब्द आया, जिससे मैग्नेट, और उसी को हिंदी में रूपांतरित करके हम लोग चुंबक बोलते हैं। अब ये चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक को मेनली देखेंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम चुंबक, एक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक, जिसको हम लोग मैन मेड या आर्टिफिशियल कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट। और एक टर्म होता है ये कृत्रिम चुंबक है, और दूसरा जो होता है ये अस्थाई चुंबक। दूसरा क्या? ये अस्थाई चुंबक है, इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। तो इसी के बारे में कृत्रिम चुंबक ये मैन मेड चुंबक है। इसी में हम लोग विद्युत चुंबक का नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये विद्युत चुंबक ये अपने इच्छा अनुसार पावरफुल या कम पावरफुल बनाया जा सकता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए किस तरीके के मटेरियल की आवश्यकता होती है। ये अस्थाई मैग्नेट यानी परमानेंट मैग्नेट है। तो इसको हम लोग इन डिटेल से अब आगे जाके पढ़ेंगे कि परमानेंट मैग्नेट और कृत्रिम मैग्नेट के लिए किस तरीके की मटेरियल की आवश्यकता होती है। वो जो अस्थाई मैग्नेट है, जो पहाड़ से काट करके बनाया जाता है, उसमें हम लोग इच्छा अनुसार से उसके मैग्नेटिक पावर को ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको हम अपने इच्छा हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अब ये चुंबक का जो गुण है, किसी पदार्थ में ये चुंबक का गुण है
या चुंबक का गुण होता क्या, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे चुंबक का जो गुण होता है, चुंबक को किसी भी लोहे के आसपास अगर हम ले जाते हैं तो उसमें सिंपली अट्रैक्ट करने का काम करता है। लोहे के आसपास अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को ले जाएंगे तो एक्चुअल में चुंबकीय पदार्थ में लोहा, निकेल और कोबाल्ट आता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अगर चुंबक के पास ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एट्रैक्शन का अनुभव होता है, यानी उसको अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। ये भी एक गुण है। दूसरा, दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण। जैसे मान लीजिए चुंबक और दो चुंबक है तो दोनों समान ध्रुव, दोनों उत्तरी और उत्तरी ध्रुव के बीच विकर्षण बल लगेगा। विकर्षण बल मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाने का कोशिश करेगा। या दोनों साउथ और साउथ पोल भी है तो साउथ और साउथ पोल की वजह से भी ये एक दूसरे से दूर चला जाएगा। लेकिन एक नॉर्थ और एक साउथ अगर आएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ अगर आता, एक नॉर्थ और एक साउथ, ये एट्रैक्शन होता। तो याद रखेंगे, अपोजिट पोल अगर हो तो अपोजिट पोल के बीच एट्रैक्शन लगता और सेम पोल हो जिसके बीच विकर्षण बल लगता। तो चुंबक, जैसे मान लीजिए कोई एक चुंबक है तो इस चुंबक को क्या होता है कि अगर ऊर्ध्वाधर रूप से बीच में धागा बांध कर अगर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है, अगर ये मैग्नेट है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकता। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ दिशा में चला जाएगा और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो उत्तर दिशा में मुड़ जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक इसको फ्रीली बांध करके, अगर वो धागे से बांध करके लटका दिया जाए तो मूवेबल अगर मूव करके छोड़ दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग पुराने ज़माने में डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। चूँकि इससे नॉर्थ और साउथ का ज्ञान हो जाता था तो उसी से हम लोग पूर्व पश्चिम वगैरह डिसाइड करते थे। तो आज के डेट में भी ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी उपयोग जो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक नीडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि ये चुंबकीय गुण को नष्ट कैसे किया जाता है या किन किन कारणों से प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए किसी में चुंबक का गुण है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको बार बार रगड़ते हैं या घसीटते हैं तो इसके चुंबक का गुण का नुकसान होता है, यानी लॉस्ट करता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका लूज होता चला जाता इसको बार बार रगड़ने से, घसीटने से। या इसको कोई गर्म कर दे तो गर्म करने पर भी इसके चुंबक के गुणों में नुकसान होता है, यानी इसके चुंबक का गुण कम होता चला जाता है। ये तो था चुंबक के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम एक बात और, पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की भांति काम करता है। इसी चैप्टर में हम लास्ट में एक टॉपिक आएंगे, अर्थ वर्क्स एज ए मैग्नेट या अर्थ्स मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बारे में हम पढ़ाएंगे कि पृथ्वी भी एक विशाल चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसके चुंबकीय गुण को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे या किस तरीके से इसका स्टडी किया जाता है, उन सब के बारे में हम लोग इन डिटेल से बात करेंगे, जिसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशंस, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा। अब हम बात करते हैं कि एक टर्म है ध्रुव। चुंबक में ये ध्रुव क्या होता है, यानी ये पोल क्या होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी क्षण चुंबक को अंग्रेजी में बार मैग्नेट कहते हैं। इसको बार मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्षरनुमा स्ट्रक्चर होता है और क्षर को अंग्रेजी में बार कहा जाता है। तो ये एक मान लेते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट है जो बार मैग्नेट है, यानी क्षण चुंबक है। तो इसमें दो पोल होता, तो एक पोल को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे पोल को साउथ पोल कहते हैं। अच्छा, ये पोल होता क्या, तो हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक क्षण चुंबक है, तो चुंबक के अंतिम छोर पर एक ऐसा बिंदु जहाँ की चुंबकीय बल की प्रबलता अधिकतम होती है, ये ध्रुव कहलाता है। देख लीजिए, ये अंतिम छोर है, जस्ट लास्ट एंड पे है नहीं, लास्ट एंड से थोड़ा सा अंतर है, ये भी लास्ट एंड से थोड़ा सा अंतर है। तो चुंबक के अंतिम छोर पर
ये अंतिम छोर है चुंबक का। अंतिम छोर पर स्थित कोई एक बिंदु है, जिस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अच्छा, ध्रुव किसको बोलेंगे? जिस बिंदु पर चुंबकीय बल की प्रबलता अधिक हो, यानी यहाँ मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसको ध्रुव कहते हैं। और ये ध्रुव दो टाइप का होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। तो ध्रुव के बारे में जिसको लिखना है लिखेंगे, क्षण चुंबक पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहाँ चुंबकीय बल की प्रबलता अधिकतम होती है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में साउथ कहते हैं। ये पोल। अब चलिए, पोल के बाद एक टर्म आता ध्रुव प्रबलता। ये ध्रुव प्रबलता क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ये भी बहुत काम का चीज़ है, पोल स्ट्रेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ क्या? तो कुछ नहीं, क्षण चुंबक के अंतिम छोर पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां बल की प्रबलता अधिकतम होती है, तो इसी बिंदु पर हम लोग पोल स्ट्रेंथ इंडिकेट करते हैं। यानी पोल स्ट्रेंथ क्या? इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, जैसे हम बोले कि चुंबकीय बल की प्रबलता अधिकतम होती है, तो चुंबकीय बल की प्रबलता जैसे ही अधिकतम होती है तो किन कारणों से होती है? तो एक्चुअल में जो होता है ये चुंबक, इसमें जो छोटा छोटा डोमेन होता है, ये जो छोटा छोटा डोमेन होता है, ये जैसे मान लीजिए ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, किसका? मैग्नेट का। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में जो नंबर ऑफ एटम्स है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है, इसको यहाँ मैग्नेट के नंबर ऑफ एटम्स को यहाँ डोमेन कहा जाता है। मतलब मैग्नेट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डोमेन कहते हैं हम लोग। तो इसमें नंबर ऑफ डोमेन्स की संख्या जितनी अधिक होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बढ़ेगा तो अभी से नंबर ऑफ डोमेन्स बढ़ता चला जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस घटाओगे तो नंबर ऑफ डोमेन्स जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में घटता चला जाएगा। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ डोमेन्स के हिसाब से घटता चला जाएगा या बढ़ता चला जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के लिए +m और साउथ पोल के लिए -m लगते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमेन्स इन क्रॉस सेक्शनल्स एरिया ऑफ ए बार मैग्नेट। तो जैसे ये क्षण चुंबक है, तो क्षण चुंबक में उपस्थित डोमेन की संख्या पर ये निर्भर करता है। और नॉर्थ पोल के लिए ध्रुव प्रबलता +m, साउथ पोल के लिए क्या देते हैं? -m। ये बात हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये ध्रुव प्रबलता को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हिंदी में अगर बोलें, जिनको लिखना होगा नोट करते चले जाएंगे अपना। तो ये हिंदी में अगर ध्रुव प्रबलता को हमको डिफाइन करना हो, तो ध्रुव प्रबलता मूल भौतिक राशि के जैसा है, जो या जिसके कारण चुंबकीय बल का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, या जिसके मैग्नीट्यूड पर चुंबकीय बल का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। यह मूल भौतिक राशि के जैसा, यह मूल भौतिक राशि नहीं है। तो ये किन बातों पर निर्भर करती है? तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में, जैसे ये बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना नंबर ऑफ डोमेन्स है, उस नंबर ऑफ डोमेन्स पे डिपेंड करता है। और ध्रुव प्रबलता नॉर्थ पोल के लिए हम हमेशा +m और साउथ पोल के लिए -m से डिनोट करते हैं। यह मूल भौतिक राशि के जैसा है, जिस पर चुंबकीय बल की प्रबलता निर्भर करती है। चुंबकीय बल की प्रबलता निर्भर करती है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता को हमेशा m से डिनोट करते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। और इसका जो मात्रक होता है ये एम्पियर मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ये नॉर्थ पोल है, इसके लिए भी मात्रक एम्पियर मीटर। ये साउथ पोल है, इसके लिए भी। पॉजिटिव निगेटिव से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता था ना, उसी पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ धन ध्रुव प्रबलता और नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ ऋण ध्रुव प्रबलता। और जिस तरीके से चार्ज में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज में चला जाता था, तो यहाँ भी
चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता। खैर वो सब हम चुंबकीय बल रेखा पे हम बाद में आएंगे। तो ये ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। इसका सिंबल क्या होता है? एम। नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव एम और साउथ पोल के लिए नेगेटिव एम, इसका मात्रक एम। अब चलिए ध्रुव प्रबलता के बाद हम बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण का। किसकी बात करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। क्या ये चुंबकीय आघूर्ण, जिस तरीके से हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते थे, उसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युतीय आघूर्ण भी कह के निकलते थे, उसी तरीके से यहाँ चुंबकीय आघूर्ण होता है। एक्चुअल में हम चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो उतना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं लिख करके हम लोग सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट लिख करके काम निकाल लेते हैं। तो ये एक्चुअल में अगर पूरा नाम लिखना हो तो चुंबकीय, ये क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? जिस तरीके का, एक बात हम बता दें आपके आसानी के लिए, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, सेम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स में है। जो काम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स था, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है। तो वहाँ धन आवेश था, ऋण आवेश था। तो यहाँ धन ध्रुव प्रबलता, ऋण ध्रुव प्रबलता है। वहाँ विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा था, यहाँ चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो जिन सब बिंदुओं पे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने का काम किया था, उसी पोजीशन पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करेंगे। वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल होगा। वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़े हैं तो उसी के जैसा कॉन्सेप्ट सेम मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी मैग्नेटिज्म में है। यानी सोचिए एक अगर हिंदी गाना है तो उसी तर्ज पे यहाँ भोजपुरी गाना में कन्वर्ट कर दिया गया है। तर्ज सेम है, सिर्फ सिंबल बदलता चला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में, बस इतना ही अंतर है। कभी तुलनात्मक अध्ययन भी हम करेंगे। अभी फ़िलहाल अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कहानी पहले से ख़त्म हो चुका है, तो हम सिर्फ अभी मैग्नेट की बात करेंगे। ऐसे ये सब बात हम बता दिए आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको अगर एक चैप्टर पे भी अगर अच्छे से पकड़ है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से पकड़ आ गया, तो ये मैग्नेटिज्म में कहीं कोई परेशानी नहीं। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, सिर्फ सिंबल बदलता चला जाएगा और नाम बदलता चला जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। तो चलिए, ये एक क्षण चुंबक है। तो ये क्षण चुंबक है, इसका एक नॉर्थ पोल या मान लीजिए ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। साउथ पोल पे ये माइनस एम है, नॉर्थ पोल पे ये प्लस एम है। तो इसमें पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता क्या होता था? ध्रुव प्रबलता साउथ पोल के लिए माइनस एम, नॉर्थ पोल के लिए प्लस एम। तो इसका कोई न कोई मिड पॉइंट तो होगा। मिड पॉइंट हम मान लेते यही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये एल, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये एल, और ओ से नॉर्थ पोल के बीच का जो दूरी है ये भी एल है। ठीक। अगर हम बात करते हैं चुंबकीय बल आघूर्ण का, तो चुंबकीय बल आघूर्ण डिफाइन कैसे किया जाता है? तो याद है द्विध्रुव में दो ध्रुव होते हैं। इस द्विध्रुव के ये चुंबक का दो ध्रुव है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव का ध्रुव प्रबलता, तो किसी एक ध्रुव का ध्रुव प्रबलता, चाहे साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल, ध्रुव प्रबलता तो एम ही है। हाँ, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, वो तो नेचर नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ कितना, मैग्नीट्यूड कितना, तो वो तो एम है। तो किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु से समदूरस्थ होता है, ये मिड पॉइंट से समदूरस्थ होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अगर ये दूरी एल है तो ये भी दूरी एल है, तो टोटल दूरी 2l। तो यहाँ दूरी क्या आ जाएगा 2l। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ml। तो ये चुंबकीय आघूर्ण है। अच्छा, ये चुंबकीय आघूर्ण हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो चुंबकीय द्विध्रुव में
किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय द्विध्रुव से किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण को हमेशा कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो M इक्वल क्या हो गया, M×12। हाँ, यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2ml वेक्टर लिख सकते हैं। सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी, याद रखेंगे चुंबकीय आघूर्ण की अगर दिशा पूछे तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हम बताते थे कि ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ अगर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, तो याद रखेंगे इसकी जो दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अब है कि इसका मात्रक क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की अगर बात करेंगे तो ये चुंबकीय आघूर्ण का सिंबल कैपिटल है। तो इसमें क्या, ध्रुव प्रबलता और दोनों के बीच की दूरी। तो किसी एक ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। अच्छा, ये लंबाई का क्या मात्रक है, तो मीटर। ये टोटल क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और इसके बीमा की अगर बात करेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा, एम्पियर के लिए बीमा ए, और मीटर लंबाई का मात्रक है तो एल, तो क्या हो जाएगा AL²। अब हम बात करते हैं इस चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर, जबकि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या था, तो एम्पियर मीटर, और इसका बीमा AL² हो जाएगा। ये था चुंबकीय आघूर्ण। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक देखिए, चुंबक की वास्तविक लंबाई और इसके आभासी मतलब प्रभावी लंबाई में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ज्यामितीय लंबाई, अगर कोई पूछेगा चुंबक का ज्यामितीय लंबाई की अगर हम बात करें, ज्यामितीय लंबाई यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ की अगर हम बात करें, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब होगा कि इस छोर से इस छोर के बीच की दूरी, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी है इसी को ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। इसको LG से डिनोट करते हैं। तो ज्यामितीय लंबाई यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए मैग्नेट क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक है, तो इसके इस एंड से इस एंड, मतलब एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी को ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। इसको LG से डिनोट करते हैं। इसी में एक होता प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लंबाई, इसको LE से डिनोट करते हैं, LE। ये क्या होता, प्रभावी लंबाई की अगर हम बात करें, प्रभावी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसको LM से डिनोट करते हैं। इसको किसे डिनोट करते हैं, LM। इसको लेंथ ऑफ मैग्नेट भी कह सकते हैं। और याद रखेंगे लेंथ ऑफ मैग्नेट है ये 5/6 टाइम्स, अप्रॉक्स 5/6 टाइम्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट होता। तो याद रखेंगे चुंबक की प्रभावी लंबाई और यानी वास्तविक लंबाई और चुंबक की प्रभावी लंबाई के बीच संबंध कई बार पूछा है। तो लेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होगा, यानी इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चूँकि नॉर्थ पोल अंतिम छोर से भी थोड़ा सा अंदर होगा, साउथ पोल भी अंतिम छोर से थोड़ा सा अंदर होता, तो इस दोनों ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसी को लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। इसको LM से डिनोट करते हैं। ये 5/6 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, जिसको लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है। अब हम इसमें एक महत्वपूर्ण लॉ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि दो समान ध्रुवों के बीच विकर्षण बल लगता है या दो असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है। ये आकर्षण बल का जो स्ट्रेंथ आएगा, ये स्ट्रेंथ कितना होगा, तो इसके स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग कैसे पढ़ेंगे।
जैसे हम लोग मैग्नेट में कूलम्ब्स लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, तो यहाँ भी एक कूलम्ब्स लॉ ही है। तो देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये दो पोल है, दो ध्रुवों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल कितना लगेगा। तो एक ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता m1 है और ये दूसरे ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है ये m2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये r है। इन दोनों के बीच की दूरी है r। अब दोनों ध्रुव समान है तो दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा। ये विकर्षण बल क्या है, तो एक दूसरे से दूर जाएगा, तो ये विकर्षण बल F है। तो अब देखेंगे ये F होगा कितना, तो ये दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल, तो ये जो है, जिस तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस 9th में भी हम लोग पढ़े थे और 11th में भी पढ़ते हैं, उसी तरीके से वहाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस में सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स लगता था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बीच जो है वो एट्रैक्टिव के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा था, यानी आकर्षण के साथ साथ विकर्षण बल भी लग रहा था, जिसको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लोग कहते हैं। और मैग्नेट में भी क्या होता है कि दोनों फोर्स लग सकता है, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर असमान ध्रुव है तो आकर्षण बल लगेगा, अगर समान ध्रुव है तो विकर्षण बल लगेगा। तो देखेंगे इन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो ध्रुवों के बीच लगने वाला जो ये बल है, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ m का मतलब द्रव्यमान नहीं समझेंगे, ये ग्रेविटेशन नहीं है। ये मैग्नेट में m स्मॉल m का मतलब ये पोल स्ट्रेंथ है और ये ध्रुव प्रबलता की बात कर रही है। ये m ग्रेविटेशंस में m का मतलब हम लोग मास कंसीडर करते हैं, यहाँ m ध्रुव प्रबलता। तो क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल है, ये बल F दोनों ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता। समानुपाती होने का मतलब इन दोनों का वैल्यू बढ़ेगा तो F का भी वैल्यू बढ़ेगा, समान अनुपात बढ़ेगा। इसको 2 गुना करेंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना होगा, ये 10 गुना होगा तो ये भी 10 गुना हो जाएगा। लेकिन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, मतलब r को बढ़ाओगे तो F घटेगा, r को घटाओगे तो F बढ़ेगा। उल्टा व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, r को बढ़ाने से F घटेगा, r को घटाने से F बढ़ेगा। इसको बढ़ाने से घटेगा, इसको घटाने से ये बढ़ेगा, उल्टा प्रोपोर्शन होता। दोनों को अगर एक साथ हम लिखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में यहाँ μ0/4 पाई आता है, ये m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट आया μ0/4 पाई, ये μ0/4 पाई ये हवा या निर्वात के लिए आता है। किसके लिए आता है, हवा। इसको तो हम बाद में लिख देंगे, हवा या निर्वात के लिए। इसका जो वैल्यू होता है ये 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। ये किसके, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए। ये μ0/4 पाई, तो μ0/4 पाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये μ0 जो है, ये μ0 क्या, ये μ0 चुंबकशीलता, हवा या निर्वात के लिए चुंबकशीलता। अब कोई पूछेगा कि ये चुंबकशीलता क्या होता है, तो चुंबकशीलता के, अच्छा एक सेकेंड, नोट लग गया तो ये हवा या निर्वात के लिए। सिंपल म्यू अगर छोड़ दें तो ये भी चुंबकशीलता है, लेकिन किसी दूसरे माध्यम की चुंबकशीलता परमिएबिलिटी। अच्छा, इस म्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर दें। म्यू, अगर ये बल में म्यू देखने को मिलता है तो ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। अगर ये ऑप्टिक्स में देखने को मिलता है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन ये मैग्नेट में हम म्यू की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेट में म्यू का मतलब ये चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता होता क्या, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट विद्युतशीलता था सेम उसी का उल्टा ये चुंबकशीलता। चुंबकशीलता किसी भी माध्यम का एक गुण है जो अपने से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा को अलाउ करता है। मतलब इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम
विच अलाउज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट, या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। मतलब किसी भी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो कि अपने से हो करके चुंबकीय बल रेखा के गुजरने को अनुमति देता है। मतलब जो जितना ज़्यादा अनुमति देगा उस माध्यम से चुंबकीय बल रेखा उतना अधिक गुजरेगा, और चुंबकीय बल रेखा जितना अधिक गुजरेगा ये बल का मान उतना अधिक होगा। क्योंकि ये जो बल का कारण है चुंबकीय बल रेखा ही है। अगर ये चुंबकीय बल रेखा ना हो तो बल लगेगा ही नहीं। तो आकर्षण या विकर्षण बल का जो स्ट्रेंथ है चुंबकीय बल रेखा की संख्या पर निर्भर करता, तो संख्या पर निर्भर करता है। तो जितना ज़्यादा चुंबकीय बल रेखा ध्रुवों से लिंक होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, उतना ज़्यादा बल का स्ट्रेंथ होगा। तो हम चुंबकशीलता के बारे में पुनः एक बार डिफिनेशन बोल दें। क्या किसी माध्यम का एक गुण है जो अपने से होकर के मतलब चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुजरने की अनुमति देता है। इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम विच अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट। ये जो है सारे मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो ये नोट हवा या निर्वात के लिए आएगा। इसी में सिर्फ म्यू नोट का वैल्यू पूछता है तो 4 पाई इधर डिवाइड है तो उधर भेज देंगे। इसी में कहता है रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता। ये क्या होता है? तो किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और हवा की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक होने वाला नहीं है। तो यहाँ लेकिन ये सिर्फ चुंबकशीलता के मात्रक की बात करें तो ये हेनरी पर मीटर होगा। फिर से एक बार आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी को हम डिफाइन कर दें। तो अंग्रेजी में रिलेटिव परमेबिलिटी को अगर डिफाइन करना तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मतलब किसी भी मीडियम के मैग्नेटिक परमेबिलिटी और एयर के परमेबिलिटी के रेशियो को ही रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। इसको म्यू आर से डिनोट करते हैं। और रिलेटिव परमेबिलिटी का कोई यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक तरीके का प्योर रेशियो है। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, अब अगले दिन इससे आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।